हेलो प्यारे बच्चों। गांव में एक आदमी आता है और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है, अपने गहने साफ करवा लो, अपने गहने चमकवा लो, है ना। पुराने जो भी गहने हों सोने चांदी के, वो बहनें आएँ और अपने गहनों को अपने आँखों के सामने, है ना, झटपट से चमकता हुआ ले जाएं। और इस प्रकार से वो आवाज़ लगा रहा था और गांव की महिलाएं आ रही थी उसके पास में इकट्ठी होके। और आपने देखा होगा जो नॉर्मली जो चांदी के आभूषण होते हैं ना, वो काले पड़ जाते हैं कुछ दिनों बाद, प्रयोग करने के बाद में, यूज करने के बाद में। और जो सोना होता है वो हालांकि इतना जो है ना, उसकी जो चमक है वो इतनी कमज़ोर नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है ना, जब जो नया लाते हैं उसकी अपेक्षा धीरे धीरे ना उपयोग में लेने के बाद उसकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फिर वो उसने पता है क्या कर रखा था, एक बर्तन था उसके पास में, तो उसमें इस बर्तन के अंदर एक विशेष प्रकार का घोल था। वो उस घोल के अंदर उस जो आभूषण था, है ना, सोने चांदी का जो भी माला है, चेन है ना, या कोई गले की हसूलिया है, या कौंदनी है, पायजेब है चांदी के, कुछ भी चांदी सोने के जो गहने थे, उनको वो उस घोल में डालता था और चिमटी से पकड़ के उसको उस घोल के अंदर घुमाता था और निकाल लेता था। और फिर जैसे ही उसको निकाल के पानी से साफ करके उसको महिला को वापस देता तो एकदम ऐसे चमकता हुआ, है ना, बिल्कुल शाइनिंग करता हुआ उसका आभूषण। महिला बड़ी खुश हो जाती, गांव की महिला। उससे कहती, भैया पैसे कितने चाहिए? बोले बस आप थोड़ा सा, है ना, जो आपको देना हो वो दे दो, है ना, बस मैं तो आप लोगों की, आप बहनों की सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर ऐसे वो पूरे गांव की महिलाओं के जो आभूषण थे उनकी सफाई करके वो चला गया। बाद में पता चला कि लोगों ने जब ध्यान दिया गौर से, देखा कि यार ये जो हमारे गहने हैं ये पहले जैसे भारी नहीं रहे, क्या कुछ हल्के से हो गए, है ना। तब उन्होंने कईयों ने तुलवाया, तब पता चला इसका तो वजन कम हो गया, है ना। तो उसने पता है उस क्या कर रखा था, वो जो घोल था उसके पास वो अम्लराज का घोल था, अम्लराज, है ना। तो ये हम जो लेसन पढ़ रहे हैं किसका, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अम्लराज क्या होता है, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल उसका मिश्रण होता है ना। और वो इतना पावरफुल एसिड होता है वो कि सोने चांदी तक को अब क्या कर लेता है, वो घोल देता है ना। तो इस तरह से उसने महिलाओं को क्या बना दिया, पागल बना दिया, ठग लिया, ठीक है ना। तो अगर कोई पढ़ी लिखी होती महिलाएं, अगर वो समझती भाई इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, तो वो इस ठगी से बच सकती थी, है ना। तो एक प्यारी सी मैंने चीज़ आपको बताई। इस वीडियो में हम आपकी ये जो NCERT क्लास 10 जो साइंस है, इसका सेकंड चैप्टर हमने थ्योरी जो है इसकी 2 वीडियोज़ में कर ली थी, पिछले 2 वीडियोज़ में। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल्स हैं इसके। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलियन, कोई सॉल्यूशन लाल लिटमस को नीला कर देता है ना, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ये तो इसका pH प्रोबेबली कितना होगा, प्रोबेबली कितना होगा, है ना। तो अब देखो ये लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, रेड को ब्लू कर रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है, वो जो विलियन जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, क्षारीय है ना, बेसिक मीडियम है। तो नेचुरली उसकी जो pH है वो क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे 7 से ज़्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन कौन सा है, डी, ऑप्शन डी। तो ये सही है इसमें। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कोई विलियन, कोई सॉल्यूशन अंडे के पिसे हुए कवच से, है ना, जो एग होते हैं, आपने देखा होगा एग का जो ऊपर का खोल होता है सफ़ेद सफ़ेद सा, है ना, वो हार्ड होते हैं और वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट का। उससे अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है ना, जो लाइम वाटर जो होता है उसको मिल्की कर देती है वो। तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, है ना। देखो अब मैं आपको इस सॉल्यूशन की अभिक्रिया लिखता हूँ, है ना। ये अभिक्रिया है, ये अंडे के क्या है, कवच हैं, है ना। तो अंडे के कवच का मैंने बताया था ना आपको, क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, है ना। अब इसमें से कौन सी गैस निकलेगी बताओ,
ये कह रहा है एक गैस उत्पन्न करती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कौन सी गैस छुपी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड छुपी हुई है। तो कौन सी गैस छुपी हुई है इसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छुपी हुई है। प्लस अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन निकाल सकता है ना? अम्ल निकाल सकता है। देखो ये NaCl नहीं निकाल सकता, LiCl नहीं निकाल सकता और KCl भी निकाल सकता है ना। इनमें अम्ल कौन सा है? ये है HCl। तो HCl की जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे हम, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और अब इसमें लवण कौन सा बन जाएगा? CaCl, है ना। तो CaCl2 होता है ये कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, है ना। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन कितनी है? 2 है। तो हम क्लोरीन को कितना करेंगे? 2 करेंगे, है ना। लेकिन जब इसको बैलेंस करेंगे इस अभिक्रिया को, है ना, तो देखो CO2 प्लस इसमें H2O भी बनता है। क्या बनता है? H2O बनता है। जब इसको इस अभिक्रिया को जब हम बैलेंस करेंगे तो इसके हम कैल्शियम कार्बोनेट के 2 लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 4 लेंगे। ये 2 हो जाएगा और इसको आप 2 हो जाएगा, जिसमें पहले वाले वीडियो में बताए थे ना आपको बैलेंस करना, वो आप देख लेना। और ये 2। तो इस तरह की ये अभिक्रिया होती है। तो कौन सा है वो सॉल्यूशन? HCl का सॉल्यूशन है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? सेकंड नंबर का विकल्प सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे प्रश्न में कह रहा है NaOH का 10 ml विलयन, है ना, 10 ml सॉल्यूशन है, HCl के 8 ml सॉल्यूशन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो देखो ये क्या है? क्षार है, बेस है, और ये क्या है? एसिड है, अम्ल है। तो 10 ml इसके 8 ml से न्यूट्रलाइज होता है ये। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले लें, 10 ml की जगह कितना ले लें? हम 20 ml ले लें, तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl सॉल्यूशन की कितनी मात्रा की जरूरत होगी? तो देखो ये इसका दुगना किया है, तो नेचुरली इसको भी क्या करना पड़ेगा? इसका दुगना करना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16 ml। तो कितना चाहिएगा आपको? 16 ml चाहिएगा। तो बस ये सिंपल जो है ना, मात्रा दुगनी कर दी, क्वांटिटी हमने डबल कर दी है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है अपच का उपचार करने के लिए, अपच होती है ना, पेट के अंदर इनडाइजेशन हो जाता है, इनडाइजेशन, अपच, पचता नहीं है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, है ना। उपचार करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए निम्न में से किस, है ना, दवाई का उपयोग किया जाता है? औषधि का उपयोग करते हैं। एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, तो ये तो बैक्टीरियाज को मारने के काम में आती है। एनाल्जेसिक, ये पीड़ाहारी, है ना, ये अलग तरह की होती है। एंटासिड, यस ये रहा। तो अपच किसकी वजह से होती है ना? पेट के अंदर क्या होता है? अम्लता, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड, है ना, के लिए क्षार वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनको उपयोग में लेते हैं। तो ये एंटासिड आ गया इसमें। एंटीसेप्टिक तो जैसे वो कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है ना, तब लगाते हैं, वो चीज़ है ये। अब हम इसका 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन में है निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए, है ना। तो पहले शब्द समीकरण की कह रहा है, यानी ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये। तो शब्द समीकरण, है ना, आप लिख लेना, मैं आपको डायरेक्ट वो बता देता हूँ इसके ना जो प्रतीक हैं, है ना, जो इसके चिन्ह हैं उनके, है ना। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये क्या होता है बताओ? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया, क्या हो गया? H2SO4। और दानेदार जिंक के साथ क्या कर रहा है? ये अभिक्रिया कर रहा है ना। देखो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो गया? H2SO4, है ना। और ये एक्वस है, जलीय है, ठीक है ना। तनु कर रखा है तो इसका मतलब पानी मिला हुआ है इसके अंदर। दानेदार जिंक का मतलब क्या हो गया? Zn के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? ZnSO4, ZnSO4। तो ये क्या हो गया? ये भी एक्वस हो गया। और H2 क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। और ये जिंक कैसा है? सॉलिड है। जिंक कैसा है? सॉलिड है, ठीक है। सेकंड अभिक्रिया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया? HCl, है ना। तो HCl एक्वस, जलीय, प्लस मैग्नीशियम पट्टी Mg, ये सॉलिड हो गई। क्या बनेगा? MgCl2। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये क्या हो गया? ये भी एक्यू हो गया, जलीय हो गया। और कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी।
है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो ये Cl है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है, फर्स्ट हो गया और ये हो गया। फिर है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है ना। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो गया, 2H2SO4। 2 तो देख लेते हैं अभी 2 की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, है ना। H2SO4 एक्वस हो गया, प्लस एल्यूमिनियम, है ना, Al, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके, है ना। अब देखो एल्यूमिनियम का जो सल्फेट होता है उसका सूत्र होता है Al2SO4 होल थ्राइस, ऐसे होता है। एल्यूमिनियम क्या है, सॉलिड है ना। अब देखो SO4 के कितने हैं, 3 हैं, है ना। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के बजाय हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3H2SO4, 3H2SO4, है ना। और ये Al2 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस Al हो गया, और Al2SO4 हो गया, और ये हाइड्रोजन कितनी हो गई, 3H2 गैस, और ये भी क्या है, AQ है, एक्वस है, जलीय है। ये थर्ड हो गया आपका। फिर है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ, है ना। लौह की रेतन का मतलब क्या होता है, जो आयरन की फिलिंग्स होती हैं, है ना। जैसे आयरन, जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी पर रंदा मार दे तो बुरादा सा बन जाता है, तो ऐसे ही लोहे का भी बुरादा बनाया जा सकता है, तो उस बुरादे को रेतन का नाम दे दिया है इसने, है ना। तो HCl कैसा है, AQ प्लस Fe कैसा है, सॉलिड है, तो क्या बनेगा, FeCl3। फेरिक क्लोराइड का क्या सूत्र होता है, FeCl3, है ना। तो देखो अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 इधर, हाँ अब देखो एक मजेदार चीज है यहाँ पे, है ना। प्लस कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। अब 3 क्लोरीन है, तो इसको 3 करोगे आप तो हाइड्रोजन 3 नहीं होती कभी भी, क्योंकि H2 है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 6 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको, 6HCl, ठीक है ना। तो अब और इसको कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 2FeCl3। देखो Cl बैलेंस हो गए, 6Cl और इधर भी 6Cl, ये 2Fe, इधर भी 2Fe। अब ये 6H है और ये H2 है, तो यहाँ आप क्या लगा दो, 3 लगा दो। और देखो इसको सॉलिड हो गया, ये AQ हो गया और ये गैस हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनकी बैलेंस अभिक्रिया। अब इनमें जो ये शब्द समीकरण के ना, शब्द में वही पहले सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ऐसे लिखोगे आप, तो वो शब्द समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, है ना, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। इसे क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित करो, है ना, एक्टिविटी के द्वारा बताना। अब एल्कोहल, है ना, ले लो आप, जैसे एथिल अल्कोहल ले लिया, C2H5OH। एथिल अल्कोहल का क्या सूत्र होता है, C2H5OH, C2H5OH। और ग्लूकोज C12, है ना, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया। अब इनमें दोनों में हाइड्रोजन है ना। देखो इसमें भी हाइड्रोजन के 6 परमाणु है ना, और इसमें भी कितने हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं। लेकिन ये अम्ल नहीं है दोनों, ना तो अल्कोहल अम्ल है, ना ही क्या है, ये ग्लूकोज अम्ल है। तो क्यों नहीं है, जैसा कि देखो पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं, ये बेटा क्या है कि जब इनका हम पानी में घोलेंगे इनको, तो पानी में घोलने के बाद हाइड्रोजन जो है ना, आयन नहीं बनते, है ना। और अम्ल बनाने के लिए क्या होना जरूरी है, उसके अंदर मुक्त हाइड्रोजन आयन होने चाहिए, H+ आयन होने चाहिए। H+ बोल दो, या H+ में जब H2 मिलाते हैं तो H3O बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है, वो होने जरूरी हैं, ठीक है ना। तो इनको जब हम पानी मिलाते हैं इनके अंदर, है ना, चाहे अल्कोहल में मिलाएं चाहे ग्लूकोज में मिलाएं, तो उसमें से हमें पानी मिलाने पर मुक्त हाइड्रोजन आयन प्राप्त नहीं होते, जो कि किसी पदार्थ की अम्लीय प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इसलिए इनको अम्ल की तरह वर्गीकरण नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इनके लिए एक्टिविटी आपकी बुक में दिखा रखी है, वो एक कोई बर्तन ले लो, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दो, है ना, और उस दोनों इलेक्ट्रोड में आपने उसमें बर्तन के अंदर ये अल्कोहल भर दिया, है ना, और उसमें बैटरी लगा दी, ठीक है ना, और उसमें धारा प्रवाहित
करने की कोशिश की तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो लट्टू जो है वो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि आयनों में विभक्त नहीं हो रहा है ये। ऐसे ये ग्लूकोज भरोगे आप, ग्लूकोज पानी का जो है ना मिक्स करके जलीय विलयन भरोगे तो उसमें भी बिजली प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। लेकिन अगर उसकी जगह HCl का सॉल्यूशन हुआ, HCl का विलयन हुआ तो उसमें बल्ब जल जाए, क्योंकि वो HCl में जो जलीय विलयन होता है उसमें H+ और Cl- हाइड्रोजन धनायन और क्लोराइड ऋणायन उत्पन्न होते हैं, तो वो विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा छठा क्वेश्चन इस तरह से। फिर 7वां प्रश्न है आश्रित जल, डिस्टिल्ड वाटर, है ना, बिल्कुल शुद्ध जो जल होता है ना, जब बैटरी वगैरह में डालते हैं वो वाला। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है ना? तो देखो ये जो वही बात है कि जो आश्रित जल है, जो डिस्टिल्ड वाटर है ना, इसमें जब आप 2 इलेक्ट्रोड डाल के और बैटरी से कनेक्ट करोगे तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? कि H2O जो है, H2O किसमें? H+ और OH आयन में विभक्त नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसलिए वो उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, तो इसलिए विद्युत का चालक नहीं है ना। जबकि जो वर्षा जल होता है, वर्षा जल में क्या होता है? अम्ल मिले रहते हैं उसमें, थोड़ी बहुत मात्रा किसकी होती है? अम्ल की होती है, चाहे HCl की हो, H2SO4 की हो, HNO3 की हो, तो वो अम्ल की वजह से आयन उसके आयनों में विभक्त हो जाते हैं वो, है ना, तो H+ आयन बन जाते हैं, है ना, और वो उसमें से धारा का प्रवाह चालू हो जाता है। तो समझ में आ गया ना कि डिस्टिल्ड वाटर और जो वर्षा का जल है, रेन वाटर, है ना, तो रेन वाटर में क्यों होता है? क्योंकि रेन वाटर में क्या मिली रहती हैं? अशुद्धियां मिली रहती हैं, है ना। रेन वाटर के अंदर क्या मिली रहती हैं? इम्प्योरिटीज मिली रहती हैं, जिसमें अम्ल भी होते हैं। ठीक है ना। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? देखो ये पिछले उसमें समझाया था हमने वीडियो में, और इसमें दोबारा बताता हूँ आपको कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। क्योंकि अम्ल जो है वो तब तक अपनी अम्लीय प्रवृत्ति नहीं दर्शाता, है ना, जब तक कि जल के साथ उसको मिलाया न जाए। क्योंकि जल मिलाने के बाद ही वो जो आयन है वो विभक्त होते हैं। H+ आयन तभी मुक्त होते हैं जब आप क्या मिलाओगे? जल मिलाओगे। ड्राई स्थिति में जो है ना वो, है ना, बिल्कुल ड्राई अगर HCl है, गैस है, तो वो जो है ना नीले लिटमस को लाल नहीं करेगी, है ना। और जैसे ही आपने उसमें क्या नाम है, थोड़ा सा नमी दे दी उसको, तो वो नीले लिटमस को क्या कर देगी? लाल कर देगी। ठीक है ना। तो आए समझ में? तो यही कारण है कि जल की अनुपस्थिति में, जल की एब्सेंस में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। क्योंकि जल की एब्सेंस में अम्ल में से जो आयन है, H+ आयन है, वो मुक्त नहीं हो पाते हैं, लिबरेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है। अब हम इसका 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। 5 सॉल्यूशंस हैं ABCDE की जब एक यूनिवर्सल इंडिकेटर से जांच की जाती है, सार्वत्रिक सूचक से इनकी जांच की जाती है, तो pH के मान मिलते हैं। A के लिए 4 है, B के लिए 1 है pH का मान, C के लिए 11 है, D के लिए 7 है, E के लिए 9 है। तो देखो ये अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये क्षारीय है, ये उदासीन है ना, न्यूट्रल है, और ये कैसा है? क्षारीय है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कौन सा सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन आपका उदासीन है ना। तो कौन सा सॉल्यूशन उदासीन है बताओ? 7 कौन से का है? चौथे का है, 1 2 3, तो D, है ना। कौन सा उदासीन है? D, न्यूट्रल है। प्रबल क्षारीय है, तो प्रबल क्षारीय जिसकी pH की वैल्यू कम होती है, तो है ना, तो ये क्या है? 1, ये प्रबल क्षारीय, तो B हो गया ना, ये क्या हो गया? B हो गया। फिर है प्रबल क्षारीय है, मैंने अम्लीय का कर दिया। तो प्रबल क्षारीय में जिसका जो है ना pH की वैल्यू ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, तो प्रबल क्षार होगा वो, तो 11, तो ये C हो गया, है ना। ये B के बजाय क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। प्रबल अम्लीय ये हो गया B। ठीक है। दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल देखो 7 से नीचे जो है वो अम्ल होते हैं, तो 1 तो प्रबल अम्ल हो गया, 4 क्या हो गया? दुर्बल अम्ल। तो ये 4 किसके लिए है? A के लिए है। दुर्बल क्षार देखो, ये 11 का ये प्रबल क्षार हो गया, 9 का कैसा हो गया? दुर्बल क्षार। तो 9 क्या है? E। 9 क्या है? E है।
ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज़ और कह रहा है कि पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जानी चाहिए, है ना। तो देखो, सबसे जो क्षार होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। उनमें हाइड्रोक्सिल आयनों की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो ये कह रहा है जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन हो उसको पहले लिखना है, फिर उससे ज़्यादा को उसके बाद लिखना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर आरोही क्रम में जमाना है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो देखो, सबसे कम हाइड्रोजन आयन किस में होंगे जिसकी पीएच कितनी है, 11 है। तो 11 की पीएच क्या है बताओ, सी। तो सबसे पहले क्या आएगा, सी इज लेस देन, ठीक है ना। तो या इनको देखो ऐसे कर लो, आप उस क्रम में जमा लो, है ना। सबसे प्रबल क्षार कौन सा है, 11, है ना। 11 के बाद में 9, 9 के बाद में 7, 7 के बाद में 4 और 4 के बाद में 1, है ना। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो 11 क्या है, सी है। 9 क्या है बताओ, ई है। 9 क्या है, ई है, ठीक है। फिर 7 क्या है, 7 कौन से नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे, तो 7 डी हो गया। फिर 4 किस नंबर पे है, पहले पे, तो ये ए हो गया। और फिर 1 किस नंबर पे है, 2 पे है, तो ये बी हो गया, ठीक है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में लिख दी हमने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, इस क्रम में क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये 9वां प्रश्न हो गया हमारा। अब 10वां प्रश्न है, परखनली ए, 2 टेस्ट ट्यूब ली आपने, ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी ले ली, मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना उसकी ले ली हमने, समान लंबाई की। परखनली ए में भर ली और बी में रख ली। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, HCl लिया। 2 टेस्ट ट्यूब हैं हमारे पास में, है ना, 2 क्या हैं, टेस्ट ट्यूब हैं। और इसमें इस तरह से ये पट्टी उसकी मैग्नीशियम की रिबन ले ली हमने, है ना। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो एक में तो क्या है, HCl है, इसमें तो क्या है, HCl है। और दूसरी जो बी है इसमें एसिटिक अम्ल है, CH3COOH, CH3COOH, इसमें एसिटिक अम्ल ले लिया। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, मात्रा भी सेम है और इनकी कंसंट्रेशन भी क्या है, सेम है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट पैदा होगी, है ना। अब देखो, ये अम्ल है और ये मैग्नीशियम क्या है बताओ, ये धातु है, मेटल है। तो एसिड जब मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये जो बुदबुदाहट होगी, है ना, जो बुदबुदाहट की जो वो निकलेगी, आवाज़ निकलेगी, ठीक है ना, फिजिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसको, है ना। ये किसकी वजह से निकलेगी, हाइड्रोजन गैस की वजह से निकलेगी। तो किस में हाइड्रोजन गैस ज़्यादा निकलेगी, जो प्रबल अम्ल है इसमें। तो ए जो परखनली है इसके अंदर तेजी से बुदबुदाहट के साथ, है ना, फिजिंग के साथ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। ये दुर्बल अम्ल है तो इसमें से कम हाइड्रोजन लिबरेट होगी, ठीक है ना, आया समझ में। तो वो जो HCl है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और CH3COOH जो एसिटिक एसिड है ये कैसा है, वीक एसिड है ना। और जो फिजिंग होती है ये ड्यू टू हाइड्रोजन होती है, ठीक है ना। तो किस परखनली में अधिक तेजी से फिजिंग होगी, किस में होगी बताओ, ए में, क्योंकि ए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन हो गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है ना। जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच जो वैल्यू होती है वो 6 होती है ना। तो हल्का सा एसिडिक हो गया वो। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अगर इसकी कर्ड बन जाती है ना, CURD, कर्ड अगर आप बना देते हो तो इसकी पीएच की वैल्यू क्या। तो देखो, कर्ड बनती है तो कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है ना। तो और इसकी जो पीएच की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, है ना। क्योंकि दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है ना। क्योंकि दूध का जब दही जमाते हैं हम तो उसके अंदर थोड़ी सी या तो दही डालते हैं या छाछ डालते हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं नहीं होते, तो वो उस बैक्टीरिया पूरे दही की क्या कर देते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं, है ना। और उसको दूध को किस में बदल देते हैं, वो दही में बदल देते हैं। तो पूरे के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाएगा, तो इसकी जो पीएच है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तो पीएच विल बी लोअर्ड,
कम हो जाएगी इसकी पीएच। ठीक है। फिर है एक ग्वाला, है ना, जो दूध वाले होते हैं, है ना, दूध बेचने वाला बोल दो, है ना, या उसको बोलते ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है वो, है ना, जो फ्रेश मिल्क है उसमें बेकिंग सोडा मिला देता है। अगर आपने देखा होगा जो टंकी में दूध लेके आते हैं, दूधिया जो होते हैं गाँव से शहर में आते हैं, तो वो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला देते हैं उसके अंदर, है ना, दूध के अंदर। ठीक है ना। तो क्यों मिलाते हैं ये पूछना चाह रहा है। ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देते हैं। तो पीएच का मान कैसा है, थोड़ा सा एसिडिक है ये, है ना, 6 है, और ये इसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका पीएच जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो ये कह रहा है क्यों बनाते हैं उसको क्षारीय। इसलिए बनाते हैं बेटा कि दूध जो खराब होता है, खट्टा जो होता है ना, कहते हैं दूध फट गया, है ना, खराब हो गया दूध, है ना, तो सावर हो गया अगर मिल्क, तो वो किसी वजह से अम्ल बनने की वजह से होता है। तो इसको जब क्षारीय बना देंगे हम, तो क्षारीय से वापस नीचे आने के लिए, है ना, अम्लीय रेंज में आने के लिए क्या लगेगा, उसको समय लगेगा, है ना, क्योंकि 6 अगर है तो 6 से नीचे गिरने में जल्दी लग जाएगा उसको, है ना, कुछ ही समय में, घंटे 2 घंटे में। लेकिन माना वो सुबह गांव से निकला, 6 बजे दूध लेके निकला और 2 घंटे लग गए उसको, तो इतनी देर 2 घंटे या 3 घंटे लग गए दूध जब तक उसने बांटा, है ना। तो अगर उसमें नहीं मिलाएगा तो 6 से नीचे आने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए उसमें क्या मिला देता है, वो बेकिंग पाउडर मिला देता है। उसकी पीएच क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसको वापस से अम्लीय आने में क्या लगता है, समय लगता है ना। ठीक है। तो इसलिए उसको क्या कर देते हैं वो, जैसे कि वो खराब नहीं हो। इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। अब वही बात हो गई कि एक तो सादा दूध है जिसमें बेकिंग सोडा नहीं मिला हुआ, और एक जिसमें बेकिंग सोडा मिला हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो उसकी जब जिसमें बेकिंग सोडा नहीं मिला हुआ उसकी दही तो फटाफट से जम जाएगी, लेकिन जिसमें बेकिंग सोडा मिला हुआ तो उसको दही जमने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसका मीडियम कैसा है, क्षारीय है, माध्यम कैसा हो रखा है, ऑलरेडी क्षारीय हो रखा है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको क्या लगेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो उसकी दही बनने में, इसलिए दही जमने में क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। तो ये देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी, है ना, आर्द्ररोधी का मतलब होता है जिसमें मॉइस्चर नहीं जा पाए, है ना। आपने देखा होगा कुछ बर्तन ऐसे होते हैं टाइट, बिल्कुल एयर टाइट बोल दो उसको, है ना, ह्यूमिडिटी उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है ना, सील्ड होते हैं, मॉइस्चर प्रूफ होते हैं, वो मॉइस्चर प्रूफ बोल सकते हो आप, है ना, मॉइस्चर प्रूफ। तो उसमें क्यों रखते हैं इसको, है ना, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, पीओपी, है ना, पीओपी का अपन ने देखा था ना कि हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर लगाते हैं, है ना, या खिलौने वाले जो है ना वो खिलौने बनाते हैं, है ना। तो विभिन्न प्रकार के इसके उपयोग हैं, है ना, मकान वगैरह में जो डिजाइन्स बनती हैं छतों में, तो वो हैं। तो उनको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स के अंदर इसे क्यों रखा जाता है ना। तो हमने देखा था कि ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। जैसे ही इसको पानी मिलेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CaSO4.2H2O, और वो क्या बन गया, जिप्सम बन जाता है। फिर वो क्या बन जाता है, वो जिप्सम बन जाता है ना, CaSO4.2H2O। देखो ये तो क्या है, POP है, और ये क्या है, जिप्सम है, और ये हार्ड हो जाता है। जिप्सम क्या होता है, कठोर होता है। तो अगर पीओपी में थोड़ा सा ही उसको कहीं ना कहीं से अगर मॉइस्चर मिल गई तो वो एक तरह से जम जाएगा, सेट हो जाएगा, फिर आपके वो काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए उसे यानी एक तरह से पत्थर जैसा हो जाएगा, वो टाइट हो जाएगा। समझ गए ना बात, ठीक है। तो पानी से उसे बचा के रखा जाता है। फिर अपना 14 क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। 2 उदाहरण देने हैं आपको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब अम्ल और क्षार मिलके क्या बनते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, लवण और जल मिलते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो सबसे कॉमन तो वही है, HCl, है ना, प्लस NaOH, ठीक है। तो ये क्या बनता है, NaCl प्लस H2, नमक प्लस जल, ठीक है। तो ये वो AQ लगा लेना, मैं भूल जाता हूँ बार बार AQ लगाना, AQ और ये लिक्विड है। दूसरा
आप एक उदाहरण और ले सकते हो, है ना, एसिटिक अम्ल ले लो, दुर्बल अम्ल CH3COOH प्लस NaOH, तो वो ये AQ और ये भी क्या है, AQ है। तो क्या बन जाएगा, CH3COONA, CH3COONA सोडियम एसीटेट, है ना, ये एक्वस, है ना, और प्लस H2O लिक्विड, है ना। देखो ये दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, तो ये कैसा हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा। ये बेसिक सॉल्ट मिलेगा आपको, कैसा मिलेगा, ये क्षारीय लवण आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन हो गया। और भी ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं यही लिखो आप, बस ये अम्ल और क्षार होने चाहिए और अभिक्रिया आपकी ठीक होनी चाहिए। फिर है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा एवं बेकिंग सोडा, और ये खाने का सोडा। ये देखो ये धोने के काम में आता है, कपड़े धोने वाला है, और ये जो खाना बनाने में डालते हैं, है ना, जैसे पकोड़े वकोड़े बनाए, है ना, नरम करने के लिए चीज़ें। दो दो उपयोग पूछ रहा है यहाँ से, तो इनके आप दो दो उपयोग लिख सकते हैं। जैसे धोने का सोडा है, वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा के क्या लिख सकते हो आप, ये जो कांच उद्योग होता है ना, और जो साबुन उद्योग होता है ना, पेपर उद्योग, उसमें काम आता है ये वॉशिंग सोडा जो है। ठीक है, और पानी की जो वो होती है ना, परमानेंट हार्डनेस जो होती है, ठीक है ना, उसको स्थायी कठोरता बोलते हैं हम, उसको दूर करने के लिए भी जो वॉशिंग सोडा है वो काम आता है। ठीक है, आप इसी बुक में लिखे हुए हैं आपकी में, ना, उनमें से देख लेना आप। बेकिंग सोडा का उपयोग भी लिख सकते हैं हम। ये बेकिंग सोडा क्षार है, तो जो एंटासिड दवाइयाँ होती हैं, है ना, जो एसिडिटी को दूर करती हैं, पेट की अम्लता को, है ना, उनको बनाने में, है ना, जैसे डाइजीन वगैरह होती हैं, उनको बनाने में, तो एंटासिड मेडिसिन जो होती हैं, जो स्टोमक की एसिडिटी को दूर करती हैं, उनको बनाने में काम आता है। और इससे बेकिंग पाउडर भी बनता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक है ना, इनो का नाम भी लिख सकते हो आप। तो बेकिंग सोडा डालते हैं ना अपन, जैसे पकौड़े बनाने होते हैं या बाटियां बनानी होती हैं, तो क्रंची क्रंची मुलायम मुलायम तो फूल जाती हैं वो उसकी वजह से। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों ये आपकी सेकेंड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हैं। मुझे आशा है आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आ गए हों, है ना। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।